नमस्कार, पड़कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पूजा निषाद। आज हमारे बीच एक ऐसे इतिहासकारक मौजूद है जो किसी भी प्रकार के पहचान के मोहताज नहीं। आइए हम इनसे जानते हैं जो हमारे देश के समाज सुधारक ज्योतिबा फूले का इतिहास। जी सर, तो हम आपसे जानना चाहते हैं जो हमारे देश के समाज सुधारक संस्था से जुड़े हुए जिसका गठन उन्होंने किया है, महात्मा जो ज्योतिबा फूले हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए और अपने बारे में भी बताइए। ओके, पड़कार न्यूज चैनल हमारे जो साथी विजय मंसूरिया साहब इस सूरत की धरती पर जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति है, हमारे एक अच्छे साथी हैं। 2 दिन के इस काम के लिए सूरत में मैं आया हूँ तमाम व्यापारियों की मीटिंग में। मैं आप सबका, इस चैनल का, आप सब लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी आपने जो महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में जो प्रश्न पूछा है, महात्मा ज्योतिबा फूले एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फूले ही नहीं, वो पति पत्नी दोनों एक ऐसे समाज सुधारक थे, उनके जैसा विश्व में आज तक ऐसा कोई भी कपल इतना बड़ा समाज का सुधार किया हो और अपने पति पत्नी दोनों अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दिए हों। मैं इस सैकड़ों साल के विश्व के इतिहास में ऐसा एक अनूठा उदाहरण नहीं मिलेगा जो महात्मा ज्योतिबा फूले का है। उनकी जयंती 11 अप्रैल को है, इसके लिए हम आप सबके चैनल के माध्यम से इस देश को उनके बारे में बताना चाहते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सत्यशोधक समाज नामक संस्था से आप 35 साल से जुड़े हुए हैं और उनकी संस्था आखिर किस प्रकार में देश के लिए उपलब्ध है? 1873 में 24 सितंबर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने पुणे में एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और उस सत्यशोधक समाज के माध्यम से पूरे भारत को, तो इस देश में जो पाखंड के नाम पे, आडंबर के नाम पे, अंधश्रद्धा के नाम पे इस देश को जो लूट रहे हैं हजारों साल से, उसके खिलाफ में उन्होंने एक संस्था बनाई थी और उस संस्था के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में जो काम किया है, उस संस्था में पुणे के कुछ लोगों ने हमको उस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और महात्मा ज्योतिबा फूले के बाद में सावित्रीबाई फूले उस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो संस्था थी 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया था। आपकी इस गुजरात की धरती से एक सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले जो आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की थी वो 1875 में की थी। महात्मा ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज के विरुद्ध में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी जो 1875 में हुआ था। सर, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि बताया जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने निचली जातियों के लिए दलित शब्द गढ़ा था और उन्होंने उनके लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। दलित समाज को अछूत माना जाता है हमारे देश में, आज भी उन्हें मतलब जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और उन्होंने उसके लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी थी। आप इसके बारे में बताइए कुछ। ये दुर्भाग्य इस देश का कि महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में जो लोग कहते हैं कि ये बाबा साहब के गुरु हैं और निचली जातियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जबकि यह गलत बात है। उन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। मैं बता दूं कि उस काल में जब बाल विधवा होता था तो बाल विधवा के विरुद्ध में उन्होंने उठाई आवाज और काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी जो बचपन में ही उसकी शादी कर दी गई थी, विधवा हो गई थी। उसके कुछ रिलेटिव्स ने उसको उसके साथ में कुछ ऐसा बर्ताव किया कि जो एक प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके रिश्तेदार लोग उसकी हत्या के बारे में सोचना शुरू कर दिए और आखिर में जब महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के मालूम पड़ा, उन्होंने उस कन्या को अपने घर में लाते हैं। उस कन्या को वो अपने घर में सेवा करते हैं। उस ब्राह्मण कन्या को अपने घर में ला करके उसका जो बच्चा होता है उसकी डिलीवरी अपने घर में कराते हैं। उस बच्चे को वो अडॉप्ट करते हैं, उसका नाम यशवंत रखते हैं, वो ब्राह्मण कन्या। और बता दूं कि पहली बार उन्होंने जब लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोली तो सारे ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन जब स्कूल सक्सेस हो गया तो उस 5 से 1 2 3 4 5 6 5 से 6 7 ब्राह्मण की लड़कियां उस स्कूल में आई। तो ये एकदम गलत बात है कि वो किसी जाति धर्म के इसमें थे। महात्मा ज्योतिबा फूले ऐसे युग पुरुष थे जो एक पूरे विश्व के मानव समाज के लिए, स्त्री समाज के लिए, अस्पृश्य समाज के लिए, जिनको दबे कुचले समाज के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया था। और सिर्फ मैं आपके चैनल से मैं सिर्फ यही बता दूं कि वो सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे। जमशेद जी टाटा, उस काल में उनका 2 लाख का टर्नओवर था, तब महात्मा ज्योतिबा फूले का उनका 20 लाख का टर्नओवर था। आपके इस गुजरात के बड़ौदा नरेश के महल को उन्होंने बनाया है। हमारे यहाँ मुंबई के
पुणे के कातरस, धरन, कितने गिरनी, शुगर मिल की उन्होंने स्थापना की है। हमारे यहाँ सीएसटी स्टेशन आप मुंबई में आप देखोगे इतनी भव्य इमारत। ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक थे वो, मुंबई पुणे की कंपनी के कमिश्नर थे और बड़े बड़े उद्योजक थे, बड़े उद्योगपति थे। तो इस तरह से बाबा साहब का कोई गुरु ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हो सकता। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया, स्वतः महात्मा गांधी ने कहा था कि खरे सच्चे महात्मा महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। सर बताया ये भी जाता है कि ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार शुरू कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली थी। हाँ, एक नावी समाज में पुणे के ओतूर का केस है और उनका एक जज रहा है। जज वो पुणे के ही थे, ब्राह्मण जज थे और सबसे पहले उन्होंने इस नावी समाज का जो बच्चा था उसको बिना ब्राह्मण के लग्न लगाया। तो लोगों ने, ब्राह्मणों ने उसको चैलेंज किया पुणे के कोर्ट में। पुणे के कोर्ट में जो जज साहब थे इनके मित्र थे, ब्राह्मण जज थे, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के अगेंस्ट में उन्होंने जजमेंट दिया और फिर बाद में उस जजमेंट को उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें सार्जेंट विलियम सार्जेंट नाम के जज थे और उन्होंने कहा था कि ये बताएं कि क्या इस ब्राह्मण ने, जिन्होंने दक्षिणा का डिमांड किया, शादी किया है? तो लोगों ने कहा नहीं, वो उन्होंने नहीं किया है। तो बोले फिर जब उसने काम नहीं किया तो मेहनताना लेने का हक कैसे रखता है? उस वक्त उन्होंने कहा था कि नो वर्क नो मनी। तो उस काल में मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस तरह से बिना ब्राह्मण के लग्न भी लगाए। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि उन्हीं के कंसेप्ट को लेकर के जब मैंने समझा, महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ा, आज से 38 साल पहले मुंबई के उस चीरा बाजार धोबी तालाब से उस तमाम तीन ब्राह्मणों से हमने डिबेट करके, तीन ब्राह्मणों से चर्चा करके, धर्म शास्त्र की चर्चा करके, और हमने भी हमारी शादी हमारे हाथ से की। और मेरी पत्नी भी 12वीं पढ़ी थी, उसको बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम इस तरह से कई यूनिवर्सिटी डिग्री ली और एक बढ़िया एक वकील है, अच्छा एक काम कर रही है। सर बताइए ये भी जाता है कि पहले की जब जनरेशन थी उस टाइम में लड़कियों को बाहर भी नहीं निकलने देते थे, पल्लू में रखा जाता था, घर में रखा जाता था, बस लड़कियों के लिए एक रसोई ही उनका काम होता था। लेकिन उसके बाद जब महात्मा जी फुले आए, बताया जाता है कि सावित्रीबाई फुले आए, तो उनके वजह से आज जो लड़कियां अभी के जनरेशन में जो लड़कों के साथ कंधे में कंधे मिला के चल रही है, ये उन्हीं की देन है। इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत की पहली प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने कई लड़कियों की स्कूल कॉलेज खोले। माता सावित्रीबाई फुले की एक शिष्य थी जो फातिमा शेख थी, उसको भी सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया। वह भी एक प्रथम मुस्लिम टीचर रही। सिर्फ यही नहीं, ताराबाई शिंदे को सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया। ताराबाई शिंदे महिलाओं के हक अधिकार लड़ने की पूरे भारत में एक अकेली महिला थी। सिर्फ यही नहीं, आज पत्रकार और प्रेस की बात आप लोग इस चैनल के माध्यम से, हमारे विजय मैसूरिया साहब जो चैनल चला रहे हैं, आज जो चैनल में पहली जो महिला पत्रकार थी तानूबाई बिरजे, वह भी सावित्रीबाई फुले की शिष्य थी। तो आप सोचिए कि किस तरह से स्त्री शिक्षा, मैं बता दूं, आज आपके बीच में मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, मैंने मेरी पत्नी को 12वीं के बाद पढ़ाया लिखाया, तो आज मैं वो बढ़िया कोर्ट में घर पे संभाल रही है। हमारी बहू वकील है, बेटा वकील है, वाइफ वकील है। मैं भारत में पूरे घूम करके मैं समाज की वकालत कर रहा हूँ। ये महिला की शिक्षा में उस काल में अगर कोई एक व्यक्ति पढ़ता था तो एक व्यक्ति पढ़ता था, अगर एक स्त्री पढ़ती थी तो पूरा परिवार पढ़ता था। ये उस काल में, इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा नहीं, स्त्रियों को जो है शिक्षा देना यानी इस देश को मजबूती की बात है, तो इसको उन्होंने शुरुआत की। सर आप 35 साल से समाज संशोधक संस्था से जुड़े हुए हैं और हमारे देश में देखा जाए तो अभी भी मतलब ऐसे समाज हैं जो लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं और मतलब उनको ये समझाया जाता है कि नहीं आप बाहर जाओगे तो लोग ये बोलेंगे मतलब वगैरह बोल के उनको घर में बिठा दिया जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे वो समझ पाए कि लड़कियां आज मतलब उस लेवल पे आ सकती हैं जिस लेवल पे हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति आज हमारे द्रौपदी मुर्मू बनी है, वो एक महिला है। तो आप दर्शकों को एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे लड़कियां भी आगे बढ़े। देखिए, इस देश में दो तरह की संस्कृति है, एक जो विज्ञान पर आधारित है, एक जो अभिज्ञान पर आधारित है। एक गोलवरकर का है, एक अंबेडकर का है। एक तर्क पे है जो दूसरा अतर्क पर है। एक जो है जो जिसको हम जो है सनातन धर्म कहते हैं, दूसरा एक वैदिक धर्म कहते हैं। एक ब्राह्मणी धर्म का है, दूसरा श्रमण धर्म का है।
तो ये दो तरह का कल्चर है। एक जो है कमेरा है, एक लुटेरा है। एक मेहनत करके कमाने वाला है, दूसरा हराम का खाने वाला है। तो हराम के जो खाने वाले इस देश के समाज के लोग हैं, उस संस्कृति से हमारी महिलाएं निकले। जैसे हमारे उत्तर भारत में रामायण के ऊपर चला है, रामायण में किस तरह से महिलाओं को गोस्वामी तुलसीदास ने जगह जगह उन्होंने अछूत बनाया है। महिलाओं को तमाम, तो उन्होंने कम से कम सैकड़ों ऐसे श्लोक से हैं, दोहे हैं, जो इस संस्कृति में उन्होंने उनको खराब किया है। जैसे पन्नगार यह चरित अनुपा, नारी नमो नारी के रूपा, यानी इन चरित्रों, इन महिलाओं का चरित्र ऐसा है, एक स्त्री दूसरे स्त्री को पसंद नहीं करती। बताइए, वो तुलसीदास जो है एक, वह भी किसी के माँ के पेट से पैदा हुआ है, बताइए उस स्त्री के बारे में ऐसा बोलता है। तो जिस तरह से एक कल्चर, ये जो वैदिक कल्चर है, जिसमें कहा गया है ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजन्यम कृतम उरुहु यदस्य तदस्य पदभ्या शूद्रम जायते, जो एक ब्राह्मण कल्चर और एक श्रमण कल्चर, श्रमण का मतलब होता है बुद्ध का कल्चर, श्रमण का मतलब होता है महावीर का कल्चर, श्रमण का मतलब होता है श्रम करने वालों का कल्चर, श्रमण का मतलब होता है जो श्रम की पूजा करने वाले हैं। जब तक इस देश में ऐसे मजदूरों को, किसानों को, जवानों को, नौजवानों को ऐसे कल्चर में हम उनको बढ़ाएंगे नहीं, महिलाओं को हम शिक्षित नहीं करेंगे। महिलाओं को शिक्षा का दो तरह का मतलब होता है कि एक अवैज्ञानिक शिक्षा, अंधकार, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत पहले कहा जाता था कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है, राहु और केतु इनको खा गए हैं। जब बच्चे उसको पढ़े और उस वक्त में उस सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के नाम पर बोलते दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण, यानी दान मांगते थे। लेकिन किस तरह से कि वो जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए कि उसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस तरह से विज्ञान के ऊपर अविज्ञान जो आधारित है उसको खत्म करना पड़ेगा। और दूसरी मैं बता दूं, पूरे विश्व के जितने भी साइंटिस्टों ने खोज किया है, वो ये सब पाखंडी और अंधश्रद्धा के लोग नहीं थे। फिर भी जैसे तमाम जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आइजैक न्यूटन से लेकर के, आइंस्टाइन से लेकर के, गैलीलियो से लेकर के, जितने भी बड़े बड़े, इनको मारा गया, इनको जिंदा जलाया गया इनके धार्मिक किताबों पर। जब इस तरह से अधर्म की बातों को लेकर के जिसको धर्म बनाया जाता है, थोपा जाता है, उसको अधर्म के नाम पे, धर्म को जब तक धर्म एक खत्म नहीं होगा इस देश से, तब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। जी, खूब खूब धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आए और आपने अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को बताया कि आज हम महिलाएं किस लेवल पे आ सकती हैं, किस लेवल पे नहीं। और रही बात कि महात्मा जी के बारे में बताया आपने कि उन्होंने किस तरीके से अपने देश में जो योगदान दिया है उनके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल में आए। आपका जो चैनल है, आप लोग गुजराती लोग बढ़िया हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में अच्छा चैनल लिया है, और हमारा हार्दिक शुभेच्छा है हमारे विजय भाई इस चैनल को पूरे देश में एक मीडिया के रूप में स्थापित करें। धन्यवाद। और 11 अप्रैल और 14 अप्रैल हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गुरु और शिष्य के नाते, ये इनके जन्मदिन पर मैं इस राष्ट्र को, इस देश को मैं कोट बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।